Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. All are good. Take care of yourself, your near and dear ones too. है ना। और पढ़ाई सब कर ही रहे होंगे। होप सो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस भी सारी देखी ही होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जितनी मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई हैं, आपको मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया है और प्रीवियस चैप्टर आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। नोट्स मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहूँगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी are discussed or we are learned about the classification. Why do we need classification? Okay, the tricks. मैंने आपको एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक्स बताई है, जो आपके लिए 11th में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। जो भी 11th 12th में नीड आएगी वो भी 12th में बताऊंगी, वरना आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सारा क्या क्या हो गया ये। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें जानना है कि वहाँ पे ट्रेंड क्या है, कैसे कोई भी प्रॉपर्टी उन पर डिपेंड करती है, क्या इंक्रीज़ करेगा ग्रुप में, क्या पीरियड में इंक्रीज़ करेगा। मैं फिर भी आपको बार बार बता देती हूँ ग्रुप्स कौन से होते हैं। टॉप टू बॉटम आर अवर ग्रुप्स एंड लेफ्ट टू राइट आर पीरियड्स। पीरियड्स आर 7 in numbers and groups are 18 in numbers. Okay, so now we have to discuss about these properties, about some properties, how they are vary in period and in groups. ठीक है, ग्रुप्स में वो कैसे वैरी करेंगी और पीरियड्स में वो कैसे वैरी करेंगी, ये प्रॉपर्टीज हमें देखना है। जैसे कि सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, ऐसे क्लास 10th में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि लेट टेक मी द पेन, जैसे कि हमारा एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ये हमारा एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, दूसरा लेते हैं हम। हाँ, जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और इसी फैमिली का दूसरा कौन सा होता है, लिथियम। ठीक है, लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा होगा। कैसे होगा, देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा। लिथियम का क्या होगा, 2 1। ठीक है, अगर हम इनकी शेल्स ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन की शेल्स क्या होंगी, हाइड्रोजन की शेल बस एक होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, जो कि के शेल होगी सिर्फ हमारी। और अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, लेट सपोज दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे हमारा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है और एक हमारी क्या है, आउटर मोस्ट शेल। सो स्टूडेंट्स, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। जस्ट वेट। सो लेट्स सपोज दिस इज अवर न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ हमारी के शेल है। ठीक है, इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया है, किसका स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन का। फॉर लिथियम, इसको थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। लिथियम जिसमें हमारे क्या आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, 2 और 1। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये न्यूक्लियस हो गई, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, एक शेल हो गई, फिर दूसरी शेल हमारी ये हो गई। ठीक है, तो एक के शेल हो गई और एक एल शेल हो गई। क्या हो गई, एक के और एक एल। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है ना, दिस वन। सो हमारा लिथियम का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब भी हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज होने की वजह से रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज कंटिन्यू इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, यही बात हमारी किस में होती है, कोवेलेंट रेडियस में भी होती है। कोवेलेंट रेडियस में भी सेम यही होता है। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 सिमिलर एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियस आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दोनों हमारे क्या हो, नॉन मेटल हो। जब दो नॉन मेटल्स के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उन दोनों बॉन्ड के बीच की, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, उसकी रेडियस कहते हैं। ओके,
बात आती है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल। दो एडजेसेंट मेटल के बीच की जो क्या होती है, दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक। देखिए कोवेलेंट किसके बीच की थी? नॉन मेटल्स के बीच में। और मेटालिक रेडियस किसके बीच की है? मेटल्स के बीच की जो रेडियस होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है जब हम ग्रुप्स में या पीरियड्स में उन्हें पढ़ते हैं? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एडजेसेंट एटम belonging to the two neighboring molecules of same substance in the solid state is known as वंडरवाल। देखिए अगर दो सेम एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, क्या है? अगर सेम एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे दो सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो एडजेसेंट हैं, एक ही पीरियड के दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो हमारी क्या है वंडरवाल रेडियस है वो कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, बात आती है एटॉमिक रेडियस को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। नंबर ऑफ शेल्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होंगी। इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा? वैसे वैसे शेल्स इंक्रीज होंगी। हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बढ़ने से क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बढ़ने से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पहले ये देखते हैं। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज देन इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं तो जो न्यूक्लियर का चार्ज है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, वो भी कंटिन्यू क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। जैसे उस पर जितना बर्डन पड़ेगा वो क्या करेगा? उतना ज़्यादा इंक्रीज करने लगेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर, और इसकी वजह से क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करने लगता है और वो इजीली ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है। ठीक है, बात आती है पीरियडिक वेरिएशन। अभी हमने ग्रुप्स, पीरियडिक वेरिएशन में कैसे प्रभाव पड़ेगा? इन ग्रुप फ्रॉम टॉप डाउन, अभी हमने देखा है ऊपर से नीचे आने पे शेल्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है? कंटिन्यू इंक्रीज होती है। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ऐसे ऐसे क्या होंगी? हमारी साइज भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ दो शेल हैं, के और एल शेल है। ठीक है, यहाँ पे तीन शेल हो गई, के एल एम। यहाँ पे चार हो गई हैं, के एल एम एन शेल्स। ठीक है, और ऐसे ही आगे क्या कर रही है? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पे साइज हमेशा इंक्रीज होता है। अब बात आती है पीरियड्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो चीज़ या जो प्रॉपर्टी ग्रुप्स में इंक्रीज होगी वो पीरियड्स में डिक्रीज होगी, जो पीरियड्स में इंक्रीज होगी वो ग्रुप्स में डिक्रीज होगी। ये एक ट्रिक है लर्न करने की, लेकिन रीज़न सबका है, इसलिए मैं आपको एक रीज़न भी बता देती हूँ। पर्टिकुलर रीज़न क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है? इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जैसे यहीं पे हम ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1, बेरिलियम 2 2 2 3। तो इनका जो प्री इलेक्ट्रॉन है वो सबका सेम है 2 2 2 2, लेकिन जो आगे का इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। और मैंने अभी बताया जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा खींचेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा जो हमारा क्या है? शेल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक को वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी साइड, दो को थोड़ा सा ज़्यादा, तीन को और थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, चार को और बहुत ज़्यादा करेगा तो रिंग और छोटा हो जाएगा, पाँच को बहुत ज़्यादा करेगा अपनी साइड अट्रैक्ट तो रिंग और छोटा हो जाएगा। इस तरह से जो साइज़ है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, सेम ट्रेंड फॉर आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में भी होता है। बात आती है कि अब ये आयनिक रेडियस होती क्या है। ठीक है, जो आयंस की रेडियस होती है, अभी जो हमने रेडियस पढ़ी वो हमने किसकी पढ़ी? एलिमेंट्स की। ठीक है, अभी जो पढ़ी है वो हमने किसकी पढ़ी है? Na की पढ़ी है, Li की पढ़ी है। अब हमें किसकी पढ़नी है? Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, इस तरह से, या Mg प्लस प्लस। जो इस तरह के सब्सटेंस या इस तरह की कंडीशन होती है वो होती है आयनिक, जब चार्ज आ जाता है। इन पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इन सब पे चार्ज है। अब अगर चार्ज कंडीशन है तो उसमें रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, साइन आता कब है?
पॉजिटिव का और नेगेटिव का आता कब है? पॉजिटिव का साइन कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दे देगा, ठीक है। और नेगेटिव का साइन कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके। रेडियस ऑफ कटैन इज ऑलवेज स्मॉलर। जो कटैन की रेडियस है वो हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। ये क्लास 10th में पढ़ा है। इसका रीज़न है, सपोज ये Li ही ले लो, ठीक है। Li में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1। 2 रिंग्स बन रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर मैं Li प्लस ले लूँ, अब Li प्लस, प्लस का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, इसके पास कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो उसको सिर्फ एक शेल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको एक शेल ड्रॉ करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फर्स्ट शेल में ही आते हैं। तो क्या हुआ? उसका साइज छोटा हो गया। यहाँ पे 2 का साइज था, यहाँ पे 1 का साइज है, तो साइज क्या हुआ? छोटा हो गया। तो कटैन्स में क्या होता है? साइज छोटा हो जाएगा जैसे जैसे इन पे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। बात आती है किस पे? हमारे अनायंस पे। अनायंस पे क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने का रीज़न क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा Cl है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। क्या होता है? 287। चलिए हम कोई और सा ले लेते हैं नेगेटिव में, चलिए यही ले लेते हैं। 287 17 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो बाहर वाला साइज है ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, तो ये होता है हमारा अनायनिक अनायनिक रेडियस में, या ठीक है, या फिर आयनिक रेडियस में सेम ट्रेंड हमारा फॉलो होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख भी सकते हैं, वैसे मैं इन्हें आपको नोट्स में सेंड कर दूंगी, ठीक है। बात आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना अभी, वो हमारा Na है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Na इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये Na है, ठीक है, और ये Na प्लस है। तो इसे Na से Na प्लस में कन्वर्ट होने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, Na से Na प्लस में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, वही हमारी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा IH, ठीक है। डेल्टा IH से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यही सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं हम। टाइप्स क्या होते हैं इसके, देखते हैं, रुकिए बच्चों। देखिए इसको ऐसे समझिए सिंपली, आपके पास कितने रुपीज़ है? 30 रुपीज़ है, ठीक है। किसी ने आपसे 10 रुपीज़ मांगे, भाई वो नीडेड है, चलो आपको थोड़ा अच्छा तो लगेगा नहीं, उसने आपसे मांगे, लेकिन आप फिर भी दे दोगे, ठीक है। दे दिया आपने, अब चलो 10 तो आपने दे दिए। अब थोड़ी देर बाद कोई आपको 20 रुपीज़, अब कल को आपको कोई कहने लगा मुझे 20 रुपीज़ चाहिए, या थोड़ी देर में वही इंसान आपको कहने लगा नहीं यार मुझे तो 20 रुपीज़ चाहिए, आपको बहुत जोर पड़ेगा। आप सोचोगे यार क्या है, मुसीबत, या फंसी गए हम तो, ठीक है, यही होगा। और अगर वो आपसे कहेगा कि यार मुझे तो 30 रुपीज़ चाहिए, तो फिर तो आपको गुस्सा भी आएगा, ठीक है, और बहुत जोर भी पड़ेगा, मन तो करेगा कि बस इसको साफ मना ही कर दूँ, ऐसे ही होगा। तो सेम यही हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है। देखिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है जब किसी ने आपसे 10 रुपीज़ मांगे हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा कम इफेक्ट पड़ा है एनर्जी पे, थोड़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? जिसमें बहुत थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है कि यार दे तो रहे हैं बट मन मार के दे रहे हैं, ठीक है। और अब थर्ड क्या है? थर्ड पे तो बहुत ही इफेक्ट पड़ा है, बहुत जोर पड़ा है देते हुए, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे है। वी नो दैट द एंथैल्पी चेंज फ्रॉम रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एंथैल्पी चेंज हो जाती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। देन आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम इंक्रीज। देखिए क्या होता है, अगर आपका सपोज एक दोस्त खो गया है या आपकी एक से फ्रेंडशिप टूट गई, तो जो दूसरा दोस्त है आपका या आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आएगा, आप उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखोगे, बहुत प्यार से, बहुत केयर से संभाल के रखोगे। तो सेम यही है, जब एक किसी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो वो बाकी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगता है और जल्दी से उनको डोनेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यही हमारे किसमें होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी में। बात आती है कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर आता है साइज ऑफ एटम,
ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा उसे रिमूव करना उतना ही ईजी होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा। ठीक है। अगर देखिए, अगर आप पे आपके पेरेंट्स की कमांड नहीं है, आप हॉस्टल में हो, ठीक है, तो आप एक बार को अपने फ्रेंड्स को रुपए दे सकते हो कि यार मम्मी पापा को थोड़ी पता लग रहा है। लेकिन अगर आप अपने घर पे हो और आपको डेली की पॉकेट मनी मिलती है, तब तो मम्मी पापा पूछेंगे ना क्या किया है पैसों का, किसको दिए हैं। तो वही है, थोड़ी सी दूरी होगी तो इलेक्ट्रॉन देना फिर भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल पास है तो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा। तो यही है, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन वो इजिली दे देगा। न्यूक्लियर चार्ज की भी यही बात है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आउटर मोस्ट शेल के बीच में और किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, उतना ही कम डोनेशन हो पाएगा। लेकिन जितना क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतनी जल्दी वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल मतलब, स्टेबल से आई मीन टू से, अगर किसी में एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp3, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है, जस्ट वेट स्टूडेंट्स। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 होते हैं हमारे, एफ में कितने होते हैं, 14, ठीक है। अगर किसी में ये इलेक्ट्रॉन है और इनमें से रिमूव करना पड़ रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर कहीं पे एस में 1 है और पी में 1 to 5 है, ठीक है, डी में कितने हैं 1 to 9 है और एफ में कितने हैं 1 to 15 है, उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती रिमूव होने के लिए जितनी बाकी सबको होती है। ओके, देखिए अब बात आती है शील्डिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता है एक ऐसा इफेक्ट जो आउटर मोस्ट जो हमारी शेल है, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को कम कर दे। इस तरह का जो फोर्स होता है, जो रिपल्शन फोर्स होता है, उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमेशा क्या करता है, रिपल्शन करता है, वो एक दूसरे से दूर भगाता है उनको, ठीक है। ये बात थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होगी, ग्रुप में कंटिन्यू क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती रहेगी। क्यों, देखिए 2 शेल हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 शेल हैं, न्यूक्लियस के बहुत पास हैं, यहाँ से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ से रिमूव करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ से और इजी, यहाँ से तो और इजी, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम एनर्जी, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे उससे भी कम। तो कंटिन्यू जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये बात हमारी किस में थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में थी। अब हम आगे देखते हैं पीरियड्स में क्या होगा। पीरियड्स में देखते हैं काफ़ी हद तक क्या रहती है, ये काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट ही रहती है पीरियड्स में तो हमारी ये। ओके, आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे फिर। अभी स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, गेन करने की, ठीक है। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी आयन की टेंडेंसी, उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करती हूँ, किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम, जैसे जैसे हम साइज का क्या, वो एटम का साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस भी क्या है, वो कम होती जाएगी। तो क्या होगा, एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी हो जाएगा। जितना छोटा साइज उतना गेन करना मुश्किल होगा, जितना बड़ा साइज उतना गेन करना इजी होगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी बात है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम वो उसको गेन कर पाएगा, जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा गेन कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी पीरियडिसिटी की बात करती हूँ, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, कंटिन्यू इंक्रीज होते रहेंगे। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको ईजिली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करा सकते हैं। तो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। लेकिन अगर मैं पीरियड्स में बात करूँ, पीरियड्स में ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता और लेफ्ट टू राइट जाने पे जो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो कंटिन्यू डिक्रीज होती रहेगी। डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रिक्ट होकर न्यूक्लियस की ओर पास आ जाते हैं, तो जल्दी से किसी भी बाहरी को अपने घर में आने नहीं देते, ठीक है। ये बात थी हमारी किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो स्टूडेंट्स होप से कुछ सब समझ में आया होगा। आप लोगों ने को मुझसे कोई डाउट नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब आपको कोई डाउट है भी नहीं, आपको सब क्लियर है, ठीक है। अगर डाउट आएगा मुझे तभी पता लगेगा कि कमी कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है। इतने नहीं आएगी, इतने मेरी साइड से सब क्लियर है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपको उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। थैंक यू।